बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार नेतृत्व अध्याय के जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि आपने अपने कॉपी में नेतृत्व के वीडियोस को देख कर अपने नोट्स बना लिए होंगे और मैंने प्रत्येक प्रश्नोत्तरी भी करवाई और कुछ प्रश्नोत्तरी जो मैंने गत वीडियो में करवाई थी उसमें एक लास्ट प्रश्न जो हमारा था नेतृत्व के गुणों की विवेचना कीजिए। एक सफल प्रबंधन के अंदर एक नेता के जो गुण उनकी विवेचना कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने जो अलग अलग एक नेता के गुण बताए थे, वो अलग अलग जो गुण थे उनमें से ही गुण बनकर एक जो गुण सामने आया उसमें उत्तम स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की दूरदर्शिता, ऐसे करके मैंने जो गुण बताए थे नेता के, उन नेता के गुणों को आज हम व्याख्या सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर 4 नंबर का प्रश्न है या फिर 6 नंबर का प्रश्न है तो आप नेता के 7-8 गुण लिखकर उनकी विवेचना कर सकते हैं। नेतृत्व की परिभाषा, नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व के गुण जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों को पढ़ने के बाद आज हमारा जो अंतिम वीडियो, जो मैंने गत वीडियो में आपसे बात की थी, अंतिम वीडियो एक नेता के जो विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्रियों ने जो गुण बताए उनके अनुसार एक लास्ट में जो उभर कर जो हमारे सामने गुण आते हैं। वास्तव में अगर आपके पास प्रश्न आता है कि प्रबंध के अंदर एक नेता के गुणों की विवेचना कीजिए, तो आप इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। मैंने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और मैं आपको समझाऊंगा अभी कि वास्तव में एक नेता के गुणों के अंदर क्या क्या होना चाहिए और नेता के गुण किस प्रकार एक संस्था के अंदर काम आते हैं और एक सफल अनुयायियों को प्रभावित कर कार्य की ओर मार्गदर्शित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पहला बिंदु है आज है उत्तम स्वास्थ्य। पहला बिंदु क्या है? उत्तम स्वास्थ्य। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक नेता के अंदर सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? एक स्वास्थ्य अगर उत्तम होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वस्थ शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी कैसा होगा? एक स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, संस्था को कार्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य एक नेता का अगर जब शरीर संगठित होता है, सुसंगठित होता है और कार्य करने की ओर प्रगति की ओर आगे होता है, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होता है, तो वो विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकता है और आगामी भविष्य के लिए वो कार्य करने के लिए अपने आप को उच्च पायदान पर खड़ा कर एक संस्था का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए पहले ही पुरानी कविदंती भी है और जनश्रुति भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और ये भी कहा गया है कि जिसका अगर स्वस्थ शरीर के अंदर एक अच्छा मस्तिष्क बसता है। तो यही विद्यार्थियों आज हमें समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि उत्तम स्वास्थ्य के अंदर एक नेता के अंदर जब उत्तम स्वास्थ्य होता है, उसका शरीर सुसंगठित होता है, तो विभिन्न प्रकार के वो निर्णय ले सकता है और संस्था के अंदर वो खड़ा होकर अपने आप को अच्छा प्रदर्शित कर सकता है। तो विद्यार्थी गौर करें, एक एक बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे और एक उत्तम स्वास्थ्य वाला ही व्यक्ति अपने जो कार्यों का निष्पादन कर सकता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम पहली बात यह है कि स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य, नेता का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि नेता का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए और वो शरीर कैसा होना चाहिए? सुगठित होना चाहिए। स्वास्थ्य उत्तम होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी सुगठित होगा, शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं होगा। सुगठित होना चाहिए। अक्सर यह भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कई बोलचाल के भाषा में कविदंती भी है, जनश्रुति भी, पुराने परंपरा के अनुसार आज तक की कविदंती चलती है कि ये भी अक्सर हमेशा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और हमें सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमें कोई कार्य अच्छा नहीं लगेगा और हमारा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और वह शारीरिक दृष्टि से अपने कार्यों के निष्पादन से तात्पर्य यहाँ क्या है? परफॉर्मेंस करना, कोई कार्य को करने से है। निष्पादन करता है हेतु सक्षम तथा स्फूर्तिवान होना चाहिए। स्वस्थ नेता का यदि उत्तम नहीं होता है तो वो स्वस्थ नहीं रहता है और स्वस्थ कार्य नहीं कर पाता है। गौर करें विद्यार्थियों, ध्यान देना विद्यार्थियों, स्वस्थ नेता का यदि उत्तम स्वास्थ्य नहीं होता है तो वो अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि पहला सुख निरोगी काया। अक्सर लास्ट में अपन ये भी कह सकते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। गौर करें आप विद्यार्थियों, एक बार हम समझे फिर इसको लिखने का प्रयास करें। नेता का स्वास्थ्य उत्तम, शरीर संगठित होना चाहिए। अक्सर यह भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और वह शारीरिक दृष्टि से अपने कार्यों के निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस है, किसी कार्य को अंजाम देना। वह शारीरिक दृष्टि से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम तथा स्फूर्तिवान होना चाहिए।
स्वास्थ्य नेता का यदि उत्तम नहीं होता है तो वो अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है और कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। अतः यह भी कहा जा सकता है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? अगर काया अगर हमारे निरोग से हटकर है, यानी कोई रोग नहीं है, तो हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं और अपने संगठन को आराम से चला सकते हैं। विद्यार्थी हुआ करें। अगला पॉइंट है हमारा कुशाग्र बुद्धि। इंटेलेक्चुअल जो माइंड है हमारा, वो कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, तीव्रता हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम निर्णय लेने में एकदम हमारे में सामर्थ्यवान होना चाहिए और हम फटाक से निर्णय ले सके। अरे एक नेता के अंदर बुद्धि का होना जरूरी है और बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकता है। गौर करें विद्यार्थियों, एक सफल नेता के लिए उसका बुद्धिमान होना जरूरी है। एक सफल नेता के लिए बुद्धिमान होना जरूरी क्यों है? अगर एक नेता सफल तब बन सकता है जब वो विषम परिस्थितियों के अंदर धैर्य बनाकर गंभीरता से निर्णय लेकर उन परिस्थितियों से वो बाहर निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ बुद्धि का प्रयोग हुआ, इसलिए कहा गया है कि एक सफल नेता के अंदर बुद्धिमान होना उसे जरूरी है और वो धैर्यपूर्ण और गंभीरता से अपनी बुद्धि का उपयोग कर विषम परिस्थितियों के अंदर, जब संस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, विडंबनाएं आती है, उससे वो किस प्रकार निकल सकता है, वहां बुद्धि का उपयोग किया जाता है। तो गौर करें, एक सफल नेता के लिए उसका बुद्धिमान होना जरूरी है संस्था के अंदर, और विषम परिस्थितियों में वो नेता अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बुद्धि का प्रयोग कर धैर्य और गंभीरता से समस्याओं का समाधान खोज ही लेता है। कोई समस्या अगर सामने आ जाती है तो धैर्यता गंभीरता से वो हड़बड़ाएगा नहीं और फटाफट कार्य करने की कोशिश नहीं करेगा, स्फूर्ति से निर्णय लेगा, मगर धैर्य रखेगा, गंभीरता रखेगा। और गंभीरता वाला इंसान हमेशा अक्सर आगे बढ़ता है। गंभीरता से और धैर्यवान से रखकर वो कहीं न कहीं उन समस्याओं का निवारण खोज ही लेता है। गहन अध्ययन के बाद यह भी निष्कर्ष से निकला है, विद्यार्थी गौर करें, गहन अध्ययन हुआ, विभिन्न प्रकार के अध्ययन हुए, अध्ययन होकर गहन अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अध्ययन और गहन अध्ययनों के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि नेता ही अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अनुयायी जो नेता के फॉलोअर्स होते हैं, वो जो अनुयायी जो नेता के आदर्शों पर चलते हैं, तो नेता ही अनुयायियों से बुद्धिमान होता है। तो एक गहन अध्ययन हुआ, उनसे भी निष्कर्ष निकल के सामने आया कि कुशाग्र बुद्धि वाला कौन होता है? नेता होता है, अनुयायियों से जो ऊपर होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक सफल नेता के लिए उसका बुद्धिमान होना जरूरी है। विषम परिस्थितियों में नेता अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धैर्य व गंभीरता से समस्याओं का समाधान खोज लेता है। अतः यह भी कहा गया है कि गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि नेता ही अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है। विद्यार्थियों, अगला बिंदु है चरित्रवान। विद्यार्थियों, उत्तम स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा कुशाग्र बुद्धि होगी। अगर स्वस्थ अच्छा होगा तो स्वस्थ यहाँ भी लाइन कहेगी कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क बैठता है, और स्वस्थ शरीर अगर अच्छा होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क से हमारा कुशाग्र बुद्धि अधिक होगी, बुद्धि से हम विषम परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। इन सबके बाद एक व्यक्ति के अंदर चरित्रवान होना जरूरी है, और चरित्रवान के लिए यह भी कहा गया है कि अगर चरित्र हमने खो दिया तो सब कुछ खो दिया। एक व्यक्ति की जब गुडविल खराब हो जाती है, एक व्यक्ति जब अपनी ख्याति को खो देता है, अपने चरित्र को खो देता है, उसके बाद उसका ना समाज के अंदर, ना देश के अंदर, ना राष्ट्र के अंदर, ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल खत्म हो जाती है और उसे कोई नहीं पहचानता है। इसलिए कहा गया है कि एक नेता को हमेशा अपने चरित्र को बनाए रखना चाहिए, और अपने चरित्र अगर कहीं ना कहीं खो जाता है तो वो कार्य, यहाँ तक कि संस्था पूरी गिर जाती है, संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, बिल्कुल संस्था गिर जाएगी। चरित्रवान अच्छा होना चाहिए। चरित्र अगर अच्छा है तो हम सफल पायदान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चरित्रवान से हम क्या लिख सकते हैं? नेता का चरित्र आदर्श तथा प्रेरणादायी होना चाहिए। उसका चरित्र, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसके जो अनुयायी है वो भी उससे प्रेरणा, उसके चरित्र से प्रेरणा लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। तो विद्यार्थी गौर करें, नेता का चरित्र आदर्श तथा प्रेरणादायी होना चाहिए। यदि चरित्र दुर्बल होगा तो उसके द्वारा अनुयायियों का मार्गदर्शन तथा प्रभावित करना कठिन हो जाएगा। अगर चरित्र दुर्बल से मेरा तात्पर्य है कि एक चरित्र सही ढंग से नहीं हो, तो उसका व्यवहार सही ढंग से नहीं हो, दुर्बल यानी कि बहुत ही गिरा हुआ हो, इसके अंदर एक प्रबलता नहीं हो, एकदम दुर्बल हो, इसके अंदर एक अच्छा बल नहीं हो, यानी कि वो उसके अंदर एक ऐसी सामंजस्य स्थिति नहीं हो, उसका चरित्र गिरा हुआ हो, तो वो अगर गिरा हुआ हो, दुर्बल होगा तो उसके द्वारा अनुयायियों को मार्गदर्शन तथा प्रभावित करना कठिन हो जाएगा। वो अगर अनुयायियों को मार्गदर्शित करेगा और अनुयायियों को प्रभावित करेगा तो वो अनुयायी उससे प्रभावित नहीं होंगे, मार्गदर्शित नहीं होंगे।
कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को परहेज सिखाए। अगर एक गुरु खुद बैंगन खाकर दूसरों को ये कह रहा है कि आपको बैंगन नहीं खाने हैं, तो क्या विद्यार्थियों आप गुरुजी के अनुसार चलोगे? आप भी कहोगे, कहीं ना कहीं विद्यार्थी खुद कहेंगे कि गुरुजी खुद तो बैंगन खा रहे हैं और दूसरों को परहेज सिखा रहे हैं। तो ये अक्सर ये कहा जाता है कि आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को परहेज सिखाए। तो इसलिए अगर खुद का ही चरित्र सही नहीं है तो हम किसी को कैसे सलाह दे सकते हैं, हम किसी को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं, हम किसी को कैसे अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खुद का अगर विचार सही है, खुद का चरित्र सही है, खुद आदर्शों के ऊपर चलने वाले हैं, तो मैं आपको कहीं ना कहीं एक विद्यार्थियों को, एक शिक्षक या फिर एक नेता प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि अगर एक नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो वो उसके लिए अनुयायियों को मार्गदर्शित नहीं कर पाएगा और प्रभावित भी नहीं करना उसके लिए कठिन। देखो विद्यार्थियों, कठिन ही नहीं, प्रभावित करना कठिन नहीं, असंभव है। कठिन तो क्या, बिल्कुल असंभव है। कहीं ना कहीं कठिन से तो अपन थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अपन उसको कर सकते हैं, मगर नहीं, कठिन ही नहीं। ऐसा क्या उपयोग किया गया है, करना कठिन ही नहीं, असंभव है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। नेता को हमेशा उच्च चरित्र व निष्ठावान आदर्शों वाला होना चाहिए ताकि उसका प्रभुत्व नितांत बना रहे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि उसे कैसा होना चाहिए, उच्च आदर्श का होना चाहिए, उच्च चरित्र व निष्ठावान होना चाहिए ताकि उसका प्रभुत्व, नितांत का मतलब है निरंतर, या नितांत शब्द से मतलब है नितांत। इधर तो आप ऐसे शब्द यूज करोगे ना तो ये बहुत ही इफेक्ट प्रभावशाली होते हैं। नितांत है निरंतर, गौर करें विद्यार्थियों, निरंतर। तो ये निरंतर उसका प्रभुत्व बना रहेगा, उसका उसमें स्थायित्व, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। विद्यार्थियों को हम वापस से पुनः पढ़ने का प्रयास करते हैं। चरित्रवान से नेता का चरित्र आदर्श तथा प्रेरणादायी होना चाहिए। यदि चरित्र, बहुत ही सरल लैंग्वेज से मैंने लिखा है, आप आराम से समझ जाओगे, आराम से कर पाओगे। नेता का चरित्र आदर्श तथा प्रेरणादायी होना चाहिए। यदि चरित्र दुर्बल होगा तो उसका अनुयायियों को मार्गदर्शन करना तथा प्रभावित करना कठिन ही नहीं, असंभव है। कठिन तो क्या, असंभव है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अतः नेता को हमेशा उच्च चरित्र और निष्ठावान आदर्श वाला होना चाहिए ताकि उसका प्रभुत्व नितांत बना रहे। विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता से मतलब है कि हम जो भविष्य के लिए कुछ देखते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के, जो एक सफल नेता वही होता है जो दूर की समस्याओं को पहले ही अपने आज के समय में परिवर्तन, जो आज आधुनिक युग में परिवर्तन जो है, उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को बदलकर दूर भविष्य के लिए अपने आप को बनाए रखे और भविष्य में जो समस्या आ रही है उनको खोज कर रखे। वही एक सफल नेता होता है जो दूर की बाधाओं को आज के वर्तमान समय में अपनाकर और उसका निवारण कर लेता है, उन समस्याओं का हल निकाल लेता है। वो एक सफल नेता होता है। एक सफल नेता में दूरदर्शी के गुण होने चाहिए। उसे भविष्य के पूर्व अनुमान, यानी पहले ही अनुमान लगाने चाहिए, पहले से ही अनुमान लगाने चाहिए। मैंने लिखा है पूर्व अनुमान, कुछ जो कई शब्द है उनको मैं सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करूंगा। पहले अनुमान लगाकर नियोजन यानी योजना बनाना। कोई भी अपनी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन यानी कि कोई क्रिया करना, उस पर इंप्लीमेंटेशन करना, उस पर निष्पादन का कार्य करना, उन कार्यों को करने के योग्य बनाना, करने की सक्षम बनाकर उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। वर्तमान समय नवाचार से ग्रस्त है। आज का जो समय नवाचार, नए इनोवेशन होते हैं, नए परिवर्तन होते हैं, ग्रस्त है। परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया है। नवाचार है तो परिवर्तन होंगे, परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया है। एक सफल नेता इन परिवर्तनों का अनुमान लगाता है, अनुमान लगाकर परिवर्तनों को भविष्य हेतु अपनाता है। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भविष्य के लिए अपनाता है, अतः वह सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। गौर करें विद्यार्थियों, वापिस में बोल रहा हूं, एक सफल नेता में दूरदर्शी के गुण होने चाहिए। उसे भविष्य के पूर्व अनुमान लगाकर, नियोजन बनाकर उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। वर्तमान समय नवाचार से ग्रस्त है, परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया है। एक सफल नेता इन परिवर्तनों का अनुमान लगाकर परिवर्तनों को भविष्य हेतु अपनाता है, अतः वो सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। एक सफल नेता होता है जो भविष्य के अंदर जो बाधाएं आने वाली है उनको उसका पहले से अनुमान लगाता है, अनुमान लगाकर अपने संस्था को शिखर पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और वो नितांत आवश्यक रूप से वो सफल होता है। विद्यार्थियों, गौर करें। गुणों में चौथा बिंदु पढ़ने के बाद पांचवा बिंदु आत्मविश्वास एक इच्छा शक्ति को हम पढ़ेंगे। आत्मविश्वास एक इच्छा शक्ति। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से क्या तात्पर्य है? एक कुशल नेता जिसके अंदर अगर आत्मविश्वास है और इच्छा शक्ति है तो वो अपने अनुसार किसी से भी कार्य करवा सकता है और दूसरों का विश्वास जीत सकता है। इसी
अवसर पर LF उर्विक करके एक प्रबंध शास्त्री हुए, जिन्होंने एक बात कही कि एक सफल नेता अपने अनुयायियों का पूर्ण विश्वास, अपने आत्मविश्वास और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जीत सकता है। LF उर्विक लिखते हैं कि दूसरों के विश्वास जीतने में सफलता वो प्रदान कैसे करते हैं कि LF उर्विक ये लिखते हैं कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए एक नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि अक्सर लोगों ने ये भी कहा है कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास होती है। आत्मविश्वास अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम में अगर आत्मविश्वास है और हमारी इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक नेता जब अपना आत्मविश्वास लेकर चलता है तो उसके अनुसार वो कौन से स्तर पर भी आराम से पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं जो विकलांग महिलाएं और विकलांग ऐसे पुरुष भी हुए जिन्होंने पहाड़ को पर्वतारोहण किया, उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आप कहीं कहीं देखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं वो पैरों से भी लिखते हैं, वो उनका एक आत्मविश्वास है, उनकी इच्छा शक्ति है किसी कार्य करने के प्रति, उनमें एक लगन की भावना होती है। तो यहाँ भी एक सफल नेता वो हो सकता है जो दूसरों के विश्वास को कैसे जीत सकता है, अपने आत्मविश्वास और अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के अनुसार दूसरों अनुयायियों को अपने अनुसार बना सकता है। और बिना इच्छा नेता अपने लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता और सुदृढ़ आत्मविश्वास से कठिन व दुर्गम कार्यों को भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि विकलांग पुरुष और महिलाएं भी पर्वत को रोहण करती है, पर्वत पर पहुंच जाती है। वो क्या है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है और एक इच्छा शक्ति होती है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही थी कि सफलता की पहली सीढ़ी ही आत्मविश्वास है। आप कोई भी कार्य करने से पहले जब अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप अभिप्रेरित हैं, आत्मविश्वास है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं और आपके कार्य को अपने अनुयायियों को भी करवा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों जो अपना ये पांचवा बिंदु है, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, ये नेता के अंदर एक गुण होता है। तो इस गुण को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक कुशल नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वो दूसरों के विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास है तो दूसरों के भी विश्वास को जीत सकता है। तो कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि जब 100 व्यक्ति मिलकर झूठ बोलते हैं तो वो सत्य हो जाता है। 100 व्यक्ति एक साथ जब झूठ बोलते हैं तो वो सत्य हो जाता है। तो यहाँ वही बात है कि एक सफल नेता जिसके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला हुआ वो भी एक सत्य हो जाता है। तो बात यह है कि एक कुशल नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वो दूसरों के विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। इसलिए LF उर्विक प्रबंध शास्त्री जो लिखते हैं कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। जो भी एक नेता के नीचे अनुयायी है उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए एक नेता के अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। सफलता की पहली सीढ़ी ही आत्मविश्वास है। आप कोटेशन लिख सकते हैं कि किसी ने ये कहा है कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। ये बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही थी। बिना इच्छा शक्ति नेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी अगर जिस नेता के अंदर इच्छा नहीं है किसी कार्य करने की, इसमें आत्मविश्वास नहीं, तो अपने लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता और अपने अनुसार अनुयायियों को भी नहीं चला सकता है। तो बिना इच्छा नेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुदृढ़ आत्मविश्वास से कठिन व दुर्गम कार्यों को आसान बनाया जा सकता है। अगर उसके अंदर कैसा विश्वास है, आत्मविश्वास सुदृढ़ है, यानी कि पर्वत है उसके अंदर, वो करने योग्य है और उसके अंदर आत्मविश्वास है, तो कठिन और दुर्गम कार्य को भी आसान बनाया जा सकता है। नेता का सदैव सजग और धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक नेता को हमेशा सजग रहना चाहिए और धैर्य बनाए रहना चाहिए, गंभीर रूप में होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुयायियों को मार्गदर्शित कर लेगा, आराम से मार्गदर्शित कर लेगा। विद्यार्थियों, पांचवा बिंदु हमारा ये था। छठा बिंदु है समूह भावना। एक नेता के अंदर समूह की भावना होनी चाहिए। वो अपने व्यक्तिगत हितों को ना देखकर समूह के हितों को देखना चाहिए। जब वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत हित यानी कि स्वयं के अगर जब हितों को देखता है, स्वयं के फायदों को देखता है, तो वो संस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, उस संस्था में कभी भी फायदा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तिगत हितों को ना देखकर समूह के हितों को देखना चाहिए। एक संस्था के अंदर जब व्यक्तिगत सामूहिक हित हो जाते हैं, सामूहिक हितों की लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, तो व्यक्तिगत स्वयं ही उसको हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यक्तिगत हितों को ना देखकर सामूहिक हितों को देखना चाहिए और सामूहिक हित केंद्रित करने चाहिए। समूह के हितों को कभी भी अगर एक नेता त्याग देता है तो संस्था
विकेंद्रित हो जाती है और संस्था विखंडित हो जाती है, संस्था के लाभों में वृद्धि कभी नहीं होती है और हानियों की तरफ चली जाती है। गौर करें विद्यार्थियों, समूह भावना व्यक्तिगत हितों अर्थात स्वयं के हित, व्यक्तिगत हित से क्या तात्पर्य है, स्वयं के हित की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। एक सफल नेता को स्वयं के हितों के बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तिगत हित तो स्वयं ही आ जाते हैं। जब अगर हम संगठन के जो हित होते हैं उसमें व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत हित स्वयं आ जाते हैं, अलग से इसे व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। गौर करें, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तिगत हित स्वयं ही आ जाते हैं, अतः उसे सामूहिक हितों का केंद्रित करना चाहिए। अगर नेता स्वयं के हित के लिए समूह के हितों को त्याग देता है तो वो कभी भी सफल नेता नहीं बन सकता, क्योंकि व्यक्तिगत हित जो होते हैं वो संगठन के जो सामूहिक हित होते हैं उसके अंदर समाहित होते हैं। फिर वो अलग से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अगर दौड़ता है तो वो सफल नेता कभी नहीं हो सकता। अगर स्वयं के हितों के लिए अगर सामूहिक हितों को त्यागता है तो सफल नेता कभी नहीं हो सकता। सातवां बिंदु है कि मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। विद्यार्थी गौर करें, सातवां बिंदु है कि मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। एक नेता के अंदर व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने की और प्रेम पूर्वक रहने की भावना होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि एक नेता में व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहने की भावना होनी चाहिए। और अनुयायियों का, अगर वो अनुयायियों का प्रयोग कर रहा है, अनुयायियों को कोई कार्य करवा रहा है तो भी उनके मन के अनुसार अनुयायियों को प्रसन्न करके ही उनको उपयोग लेना चाहिए। अनुयायी अगर प्रसन्न है, खुश है तो ही उनका प्रयोग लेना चाहिए, उन्हें जबरन कोई भी कार्य उन पर नहीं थोपना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मिलनसारिता के अंदर एक नेता को व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अनुयायियों का प्रयोग उनका मन प्रसन्न करके ही लेना चाहिए। उनका मतलब कि अनुयायियों का अगर मन प्रसन्न होगा तो ही उनका प्रयोग लेना चाहिए। नेता को अपनी जीवन शैली, अपना आचरण व्यवहार अनुयायियों के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने चाहिए, व्यवहार में कुशलता आनी चाहिए। ये था मिलनसारिता व्यवहार कुशलता का बिंदु। और अपना आठवां बिंदु है, जब नेता के गुण पूछे जाए उसके अंदर आठवां बिंदु है निर्णय क्षमता। एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए आपके अंदर निर्णय की क्षमता होनी चाहिए और निर्णय की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि विषम परिस्थितियों के अनुसार भी, ऐसी जब स्थिति खराब आ जाए तो आपके अंदर निर्णय की क्षमता होनी चाहिए और उन परिस्थितियों में भी आप सुदृढ़ इच्छा शक्ति से बने रहे। इसके लिए आपके अंदर एक दूरदर्शिता की विशेषता होती है और भावी परिस्थितियों को और वर्तमान परिस्थितियों में जो उपलब्ध साधन है उनको ध्यान में रखकर आप निर्णय लेते हैं। और इन निर्णय लेने के लिए आप में दूरदर्शिता की विशेषता होती है और निर्णय की एक क्षमता होती है, वो ही एक सफल नेता होता है। अगर आप विषम परिस्थितियों के अंदर नेता सही परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो एक संस्था अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाती है और एक संस्था अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती है। तो निर्णय क्षमता के अंदर एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए अच्छा, अगर हमें इफेक्टिव नेतृत्व करना है, संस्था के अंदर संस्था को अच्छा चलाना है, आपको लगे कि एक अच्छा नेता है और नेता बिल्कुल निर्णय अच्छे ले रहा है, तो आप प्रभावकारी, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव निर्णय, अगर आपको एक सफल निर्णय लेने हैं तो प्रभावकारी नेतृत्व अगर आपको करना है तो असाधारण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थी, साधारण निर्णय तो हर कोई इंसान ले सकता है, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके में निर्णय लेने की एक क्षमता होनी चाहिए, वो ही एक सफल नेता होता है। असाधारण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को समस्या समाधान हेतु वर्तमान व भावी यानी आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपलब्ध जो भी विकल्प में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए। एक नेता को समस्या समाधान हेतु जो वर्तमान में और भावी, यानी भावी का मतलब है आने वाली, मैंने लिख दिया, आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो भी वर्तमान में उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध कोई विकल्प है, उनमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए ताकि अपन कौन से कार्य करना चाहिए। ये नेता अपनी दूरदर्शिता की विशेषता, एक नेता के अंदर दूरदर्शिता की विशेषता को हमने पढ़ा है, दूरदर्शिता की विशेषता और निर्णय क्षमता के आधार पर ये निर्णय लेगा और निर्णय करेगा। अगर नेता में परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की क्षमता नहीं है विद्यार्थियों, तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कभी भी नहीं किया जा सकता। वो निर्णय जो परिस्थितियों के अनुसार जो भावी परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जो उपलब्ध संसाधन होंगे, उपलब्ध जो विकल्प होंगे, उनमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करेगा। श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर वो निर्णय लेगा और निर्णय लेने की उसके अंदर एक क्षमता होती है, वो दूरदर्शिता की विशेषता के आधार पर और निर्णय की क्षमता के आधार पर वो निर्णय लेगा। अगर एक सफल नेता निर्णय नहीं ले पाता है तो सफल नेता नहीं कहा जा सकता, कुशल नेता नहीं कहा जा सकता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो विद्यार्थियों, नेतृत्व
के अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। नेतृत्व के अध्याय के अंदर जो नेता के गुणों की हमने जो बात की, प्रमुख रूप से जो 8 बिंदुओं को हमने पढ़ा। अगर 6 नंबर का प्रश्न आए कि नेता के गुणों की विशेषताओं को समझाइए, तो आप विभिन्न प्रकार के नेता के जो ये गुण हैं, जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों से निकल कर ही सामने आए हैं, उनमें आप 8 बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में इस प्रकार लिख लें और आप समझा सकते हैं। धन्यवाद। अगला जो अध्याय है उसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हें आप अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें, प्रश्नोत्तरियों को भी करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।